तो हमने कहा कि एक बात ध्यान रखना, जो हम एक सीक्वेंस बोलने जा रहे हैं। अब डी कहता है भाई हमें चाहिए फुल इंजन, इसीलिए हम अभी तक टॉलरेंस वाले को कहीं भी यूज़ नहीं किए हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है अभी भी ओम्स लॉ, मेरी आपसे गुजारिश है कृपा करके क्लास 5 से पढ़ो, ठीक है। ऐसा बैंक वाला नहीं होता है, पहले कहता है सर आपको क्रेडिट कार्ड तो हम दे देंगे इतने ऑफर पे, लेकिन नीचे बहुत छोटा छोटा लिखते नियम व शर्तें लागू, 500 रुपये फीस, 1000 रुपये फीस, तो वैसे ही है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए हम रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी का पता लगा पाते हैं कि रेजिस्टेंस किस नेचर का है। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, फिर उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, और फिर देखेंगे कि क्यों हमने एक लेक्चर में बोला था जहाँ पे मैं करंट का फॉर्मूला दिया था कि ये ओम्स लॉ से रिलेटेड नहीं है। आज हम वो जानेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर क्या होती है? कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे रजिस्टर आपके सर्किट या मदरबोर्ड में पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो 5 बैंड का है, ये हमारे कितने बैंड का है? 4 बैंड का। ये कौन सा है? ये 4 बैंड का, और आपको 4 बैंड पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है कलर कोडिंग। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे कुछ एक ग्रीन कलर है, यहाँ पे एक वॉयलेट है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है। तो ये कलर क्या इंडिकेट कर रहे हैं भाई? ये क्या चीज लिखी है, ये क्या होता है? तो हमने कहा कि यहाँ पे एक चीज डिनोट कर लो। क्या? ये ग्रीन है, इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी, इसको हम बोलेंगे सी, और लास्ट वाले को बोलेंगे डी। तो यहाँ पे 4 कलर हो गए, ए बी सी डी। बस इन्हीं 4 कोड के बारे में हमको पढ़ना है। ये 4 कोड अगर आपको आ गए तो आप ध्यान रखोगे कि रेजिस्टेंस किस नेचर का है, और रजिस्टर जो है किस नेचर का है, क्या फॉलो कर रहा है, वो किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो फॉलो करता है, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी। तो यहाँ पे जैसे कि चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। क्या होता है ये? हमने कहा कि ये कुछ कुछ कलर हैं और उनकी कोडिंग दी हुई है ये। अब इसी कोडिंग को हमें याद करना है, इसी सीक्वेंस को हमें याद करना है। क्यों? आप अगर देखोगे तो फर्स्ट डिजिट जो ए है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिजिट। बी को क्या बोलते हैं? सेकेंड डिजिट। टी को क्या बोलते हैं? थर्ड नहीं, थर्ड नहीं बोलते। टी को बोलते हैं मल्टीप्लायर, और डी को क्या बोलेंगे? टॉलरेंस। ये चारों क्या होते हैं, चारों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए जानते हैं इसको। तो फर्स्ट डिजिट में क्या है? हमने देखा कि ब्लैक है तो 0 आएगा, और फिर हमने कहा कि ब्राउन 1 दे रहा है, रेड 2 दे रहा है, ऑरेंज 3, येलो 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे सीक्वेंस में आपके नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकेंड डिजिट पे आते हैं। सिमिलरली सेकेंड डिजिट में भी कुछ वही नियम है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे नीचे निल है। और फिर आते मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आप देख रहे हो तो पावर्स में बढ़ रहा है, मींस अगर यहाँ पे 1 है तो 10 की पावर 1 है, यहाँ पे अगर 2 है तो देखा जाए 10 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 10 की पावर 3 लिखा है, यहाँ पे 4 है तो 10 की पावर 4। ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे पावर बढ़ाते जाएंगे 10 की विद रिस्पेक्ट टू दिस, और यहाँ पे हम वैल्यू मल्टीप्लायर से निकाल लेते हैं। अब बात आती है टॉलरेंस की। टॉलरेंस में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है गोल्ड और सिल्वर। टॉलरेंस में ध्यान रखेंगे डी, डी वाले में आपको क्या पढ़ना है? केवल गोल्ड और सिल्वर। ध्यान रखिए, 2 ही चीज आपको पढ़नी है इसमें। तो अब इसको याद कैसे रखोगे? तो हमने कहा कि एक बात ध्यान रखना, जो हम एक सीक्वेंस बोलने जा रहे हैं। क्या? बी बी आर ओ वाई, फिर जी बी ग्रे वाइट। कितना ध्यान रखेंगे? ये क्या है? हमने कहा बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्या? अब इस कलर कोडिंग को कैसे याद रखेंगे? इस कलर कोडिंग को याद रखने के लिए
हमने यहाँ पे कुछ कुछ एक सिमुलेशन का यूज किया है, कुछ कुछ एक्रोनिम्स का यूज किया है। क्या? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ पे बी फॉर ब्लू ब्राउन। अब एक बात आप देख रहे हो कि बी यहाँ पे कई बार रिपीट हो रहा है, बी बी, फिर नीचे यहाँ पे एक बार बी। तो अगर बी के सीक्वेंस को याद रखो तो डार्क टू लाइट याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहला जो बी है वो इंडिकेट करता है ब्लैक को, दूसरा इंडिकेट करता है ब्राउन को, तीसरा इंडिकेट करता है ब्लू को। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि डार्क से लाइट पे आ रहा है। अब सिमिलरली अब इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। कौन से? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। आपकी भी होगी, बस आपको पढ़ना है। अब बात आती है कि गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूज की। इनको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसको गोल्ड और सिल्वर, सोना चांदी याद रखने की चीज है क्या? सोना चांदी तो ऐसी चीज है जो दिन भर याद आता है। एक बार खरीद के तो देखो और एक बार रख के देखो गेट खुला करके बाहर, देखना दिन भर याद आएगा कैसा है कैसा नहीं है। चलो बैक टू द टॉपिक। अब बात आती है कि इसको सर कोड कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? तो हमने कहा कि जब कभी भी किसी को कोड करना हो, चलो इसी को कोड करते हैं। ये जो रजिस्टर दिया हुआ है इसको कोड करते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट डिजिट, पहले डिजिट पे कौन सा कलर है? ग्रीन। तो ग्रीन में फर्स्ट डिजिट की टेबल में देखो, ग्रीन पे कौन सा कोड लिखा है? 5। हमने लिख लिया 5, ठीक। फिर सेकेंड डिजिट कौन सी हमारी? ब्लू। अब ब्लू में देखेंगे कि कौन सी कलर यहाँ पे डिजिट आ रही है? 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है मल्टीप्लायर की। हमारी फर्स्ट डिजिट हो गई, सेकंड डिजिट हो गई, मल्टीप्लायर की बात आती है। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर का नाम सुनते ही यहाँ पे क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर देखा, अब हमको ये समझ जाना चाहिए मल्टीप्लाई तो लग गया, वैल्यू क्या लिखेंगे? वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे ये वाली नीचे। देखो जरा क्या कह रहा है ये, रेड रेड। वैल्यू यहाँ पे रेड की लिखी जाएगी, मींस 100 लिखें या 10 टू द पावर 2 लिखें। और कैसा होगा? रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है कमेंट करके बताना, और इसकी असाइनमेंट लिख के बताना क्या होती है, ठीक है। भावना में मत बहना। तो ये हमारा एक रजिस्टर का कोड हो गया। अब उसके टॉलरेंस की क्षमता जाननी है, वो कितना टॉलरेट कर लेता है, तो हम उसको जानेंगे डी से। डी क्या बताएगा? डी हमें बता रहा है कि कितना टॉलरेट कर रहा है, इसकी टॉलरेंस की क्षमता कितनी है, कितना एरर है। तो ऐसे समझ सकते हो गोल्ड में कितनी होती है? 5 ± 5 लिखा होगा। देखो जरा गोल्ड की वैल्यू कितनी लिखी? गोल्ड इक्वल टू ±5%, ठीक है। अब यहाँ पे सिल्वर की बात आती है, सिल्वर की बात आती है ±10%। अब बात आती है नील, कुछ होगा ही नहीं तो ±20%। अब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो गोल्ड महंगा है कि सिल्वर? ऑब्वियसली गोल्ड। तो जितनी महंगी चीज होगी एरर के चांस कितने होते हैं? उतने ही कम होते हैं। आप एक वही महंगी क्वालिटी का सेब लो जाके, वहीं एक सस्ती क्वालिटी का सेब लो, एरर के चांस बढ़ जाते हैं ना सस्ती वाली, महंगी खराब ही ज्यादा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली जो गोल्ड है, गोल्ड यहाँ पे 5% है एरर में, और सिल्वर में 10% है टॉलरेंस की क्षमता, और नील 20%। तुम इसको याद रख सकते हैं इस चीज से। अब डी कहता है भाई हमें चाहिए फुल इंजन, इसीलिए हम अभी तक टॉलरेंस वाले को कहीं भी यूज नहीं किए हैं, और डी को एक अलग ही याद करना पड़ेगा, अलग से ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ये ना ही मल्टीप्लाई में आता है, ना ही आपकी कोई इसकी डिजिट होती है। ये क्या होता है? अलग से ही परसेंटेज है, इसको याद रखना पड़ेगा। प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन कितना? 5% गोल्ड में और 10% सिल्वर में, नील में 20%। तो डी का मामला अलग है। डी कहता है हमको चाहिए फुल इंजन, ये ध्यान रखें। अगला चलो, अब बात आती है फाइंड द नेचर ऑफ रजिस्टर या वैल्यू ऑफ रजिस्टर। क्या होगा? येलो, ब्लू, ऑरेंज, फिर येलो। पीछे आ जाओ, टेबल देख लो आके। येलो कितना दिख रहा है? देखो जरा, येलो पे देखोगे तो 4 है। अच्छा आ जाओ, लिख लो 4 भाई। यहाँ पे 4 लिख लिया। अब ब्लू को देखने के लिए फिर से पीछे आता है। ब्लू कितना है? ये है हमारा
आ जाओ 6 पे आ जाओ, ये हमारा कितना है, 6 है। अब ये मल्टीप्लायर हमारा कौन सा है, मल्टीप्लायर ऑरेंज है, मीन्स 10 टू द पावर 3, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 3। ये हमारा हो गया रजिस्टर का कोडिंग। अब इसका टॉलरेंस बता दो, पीला है मीन गोल्ड का नेचर दिखा रहा है, यहाँ पे गोल्ड है ये, तो गोल्ड जो होगा हमारा वो कैसा होगा, ±5%। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। बस इतनी चीज से आप कलर कोडिंग किसी भी रजिस्टर की 4 बैंड वाले निकाल सकते हो। 5 बैंड में कुछ नहीं होता, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, जैसे ये यहाँ पे ए लिखा, बी सी डी ए, बस आप थोड़ा रफली जान लो, बाकी तो डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे 5 डिजिट को। 5 डिजिट में क्या होता है, 5 डिजिट में पहले तो फर्स्ट डिजिट होगी, फिर सेकंड डिजिट, फिर यहाँ पे एक नया थर्ड डिजिट, बाकी ये मल्टीप्लायर और है टॉलरेंस। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा किसके लिए होता है, 5 बैंडविड्थ के लिए, और यहाँ पे कितनी है, 4 बैंड, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है अगले ओम्स लॉ की। एक ऐसा लॉ है जिसको आप बचपन से जानते हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है अभी भी ओम्स लॉ, मेरी आपसे गुजारिश है कृपा करके क्लास 10 फिर से पढ़ो, ठीक है। आ जाओ देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। बस हमने यहीं तक पढ़ा था क्लास 10th में, और अपने आप को सुपर जीनियस समझ लिया और सोचा ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट, पूरी इलेक्ट्रिक की विद्या हमारे अंदर। ये तो हालांकि क्लास 10th में भी दिया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्या, प्रोवाइडेड टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये बहुत जरूरी है। क्या हमने कहा है कि टेम्परेचर प्रेशर और अदर कंडीशन सारी कांस्टेंट होनी चाहिए। वो जैसे बैंक वाला नहीं होता है, पहले कहता है सर आपको क्रेडिट कार्ड तो हम दे देंगे इतने ऑफर पे, लेकिन नीचे बहुत छोटा छोटा लिखता है नियम व शर्तें लागू, 500 रुपये फीस, 1000 रुपये फीस। तो वैसे ही है, ओम्स लॉ हमने देख तो लिया, बट उसके कुछ नियम व शर्तें हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और कुछ अदर कंडीशंस है जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। आ जाओ अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, R इज इक्वल टू V बाई, मतलब सर ये तो कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। अरे भाई ये V इज इक्वल्स टू आई आर, यही पढ़ते हो ना, बस उसी को उल्टा पुल्टा कर दिया। यही हमारा ओम्स लॉ है, कोई और ओम्स लॉ है क्या, नहीं यही है। अब फॉर्मूले को थोड़ा सा इन डेप्थ में देखते हैं, क्या कहता है इसका फॉर्मूला। आ जाओ अब इसके फॉर्मूले को थोड़ा इन डेप्थ में देखते हैं। तो हमने कहा जो ये V होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V हमारा I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, R आएगा और I लग जाएगा, बस यही तो हमारा ओम्स लॉ है। सर इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कुछ पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करता है जिनके लिए वो कांस्टेंट है। नहीं समझे? आ जाओ। तो हमने कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। किसके लिए, ओमिक कंडक्टर्स के लिए। अब कई बच्चे कहेंगे V कौन है, ये कहां से आ गया, आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। ओमिक वर्सेस नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं ये। तो हमने कहा ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और नॉन ओमिक क्या होता है, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब करंट और वोल्टेज, वो करंट और वोल्टेज के साथ लीनियरली बढ़ते हैं। लीनियरली का मतलब जानते हो भाई, लीनियरली का मतलब होता है कि करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट फिक्स रेशियो में बढ़ रहा है, कहीं कम ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहां पे क्या करता है, करंट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज बट डजंट वेरी लीनियरली, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन लीनियरली नहीं कर रहा है। वहां पे टेम्परेचर को भी रिस्पेक्ट में ध्यान में रख के कर रहा है, प्रेशर भी देख रहा है,
और सारी भी चीजें देख रहा है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे लीनियर नहीं हो रहा। ठीक है, अब बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस इन चेंजेस इन वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब फिक्स रेशियो में बढ़ता चला जाता है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही माना जाएगा वो। ठीक, अब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। रेजिस्टेंस चेंजेस एज द अप्लाइड वोल्टेज और करंट वेरीज, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? चेंज करता है जैसे जैसे अप्लाइड करंट हमारा चेंज होता जाता है, ये बात ध्यान रखें। एग्जाम्पल, अब ओमिक कंडक्टर में किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? अभी लिया हमने सिल्वर और गोल्ड और कोई और रेजिस्टर का। ठीक है, अब बात आती है नॉन ओमिक सेमीकंडक्टर्स, सबसे फेमस भाई, इसको कैसे भूल गए? डायोड्स और लाइट बल्ब। ये क्या है हमारे? नॉन ओमिक। बल्ब क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना हमेशा। अब बात आती है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या बला है? अब ओम्स लॉ को हम दो फॉर्मूले से सर्कुलेट करने वाले हैं। अगर आपने मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेक्चर देखा है हमारा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूले हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो कहाँ से आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म को। तो हमने कहा ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम नमः शिवाय वाला ओम लिख गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ओम्स लॉ है OHM। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। आ जाओ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमको कहता है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब R को चलो ब्रेक करते हैं। R को हम क्या ले सकते हैं? V इज इक्वल्स टू I रो L अपॉन A। R को हम क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहां पे एक काम करेंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, क्या L को इधर ले आओ, इधर इधर नहीं, भावना में बह गया ये। L को इधर ले आओ यहां पे। ठीक है, आ जाओ। तुमने कहा V बाई L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो, और यहां पे I बाई A। ठीक है सर, क्या यहां पे कुछ नजर आ रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? हाँ, मैं पता था नहीं दिखेगा तुम्हें, क्योंकि तुमको आता ही नहीं है, भूल गए। आ जाओ, तो यहाँ पे V बाई L क्या होता था हमारा? V बाई L होती थी हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा है कि नहीं? अगर पिछला लेक्चर देखे हैं सारे अच्छे से, तो आपको पता होगा ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, I बाई A, अब इतना तो बता दो। अगर ये नहीं आया और आपने लेक्चर देखा हुआ है, मतलब आपकी रैम जो है डेटा कम जीबी का स्टोर कर पा रही है, इसको अपडेट कराओ। ठीक है, तो यहाँ पे I बाई A क्या है? करंट डेंसिटी। हमने क्या कहा था? करंट फ्लो जो करता है यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली, उसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या था? I बाई A। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रो J वेक्टर। ये हमारा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। क्या ये यहां पे हम लिखे देते हैं, दिस रो और J। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करिए, उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि करंट जो है वो पूरा पूरा रिलेटेड है पिछले फॉर्मूले और अपने करंट फॉर्मूले से। अगर आप फॉर्मूला ही नहीं याद करोगे, केवल थ्योरी लेके बैठ जाओगे, तो काम नहीं चलेगा। अभी जैसे ही थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है, वैसे ही हम क्या करेंगे? नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन सीरीज पे। तो जैसे ही हमारी क्वेश्चन सीरीज पूरी होगी, आपको लगेगा यार फॉर्मूले नहीं आता हूँ, फिर दिक्कत आएगी आपको। आई होप आपको ये वेक्टर फॉर्म पसंद आया होगा। थैंक यू मुझे झेलने के लिए इतनी देर तक। पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।